जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो से पूर्व यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने इस पेपर के लगभग 30 क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने इसी चैनल पर यूपी पीसीएस के ही 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2021 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों तब तक हम यूपी पीसीएस के सभी पीवाईक्यू को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी के क्रम में आपको सभी वीडियो देखना लाजमी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी पीवाईक्यू पर पकड़ होगी तो जरूर आपको अपने एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो हमारा 31 है, वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। आइए देखते हैं। ठीक है, सूची 1 में दोस्तों, जो सूची 1 हमारी दे रखी है उसमें पर्वतों का वर्णन है। वहीं सूची 2 में उन पर्वतों से संबंधित देशों का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, एटलस माउंटेन की हम बात करें तो एटलस माउंटेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मोरक्को में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किलिमंजारो माउंटेन की हम बात करें तो यह है आपको तंजानिया में देखने को मिल जाएगा। जो तंजानिया और मोरक्को जो कंट्री है वह आपको किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, तो यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें चिम्बा रोजो की, तो यह आपको इक्वाडोर में देखने को मिल जाएगा। इक्वाडोर की लोकेशन की बात करें तो यह साउथ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, इसके अलावा पायरेनीज की हम बात करें तो पायरेनीज जो पर्वत है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह फ्रांस और स्पेन की सीमा पर अवस्थित है। अब जो फ्रांस और स्पेन जो कंट्री है वह किस महाद्वीप का पार्ट है, तो यह यूरोप महाद्वीप में आता है। इस प्रकार दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए। ये देखिए, जो एटलस माउंटेन है वह है मोरक्को में देखने को मिलेगा आपको। किलिमंजारो माउंटेन तंजानिया में मिलता है। चिम्बा रोजो की हम बात करें, जो चिम्बा रोजो माउंटेन है वह इक्वाडोर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पायरेनीज जो पर्वत है वह फ्रांस और स्पेन की सीमा के मध्य अवस्थित है। ठीक है, बॉर्डर में जो फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर है ना, उसी के मध्य पायरेनीज पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रेंगमा जो जनजाति है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो मूल निवासी है वह नहीं है। इसके अलावा हालचू जनजाति हो गई, ओंजे जनजाति हो गई और सोम्पेन जो जनजाति है यह अंडमान और निकोबार की मूल जनजातियां है। इसके अलावा दोस्तों जो रेंगमा ट्राइब है यह आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो यह नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजे, सोम्पेन, सेंटिनेलीज, हालचू, ठीक है, आदि जनजाति आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन रेंगमा जनजाति की हम बात करें तो यह आपको नागालैंड में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और कारण में कहा गया है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कथन है वह रॉन्ग होगा, क्योंकि जो अहमदाबाद है वह सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र भारत में नहीं है। अपितु कौन सा है, तो मुंबई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वह मुंबई है। ठीक है, कारण की हम बात करें वह सही है। ठीक है, आइए एक्सप्लेन आंसर देख लेते हैं एक बार। जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए डी। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड सही है, मतलब कारण सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अहमदाबाद जो है वह सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि पहले स्थान पर जो सूती वस्त्र उद्योग में भारत में आता है वह है मुंबई। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है अहमदाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में भी जो भारत का 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में भारत का लगभग 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार किया जाता है। यहाँ कुल 119 टोटल मिल है। ठीक है, मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराटनगर भी कहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कपास का विराटनगर किस शहर को कहते हैं, तो मुंबई को कहा जाता है। जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर जो है वह कौन सा शहर कहलाता है, तो अहमदाबाद कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात एवं महाराष्ट्र में
आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योगों के अनुकूल है। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो जलवायु है दोस्तों वह किस प्रकार की है, तो वह आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु होने के कारण यह वस्त्र उद्योगों के अनुकूल है, ठीक है, यानी कि वस्त्र उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलता है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ कच्चे माल की भी कोई समस्या नहीं है। यानी कि जो अहमदाबाद शहर है वहां पर कपास का उत्पादन भी बृहद मात्रा में किया जाता है। अब कपड़ा किससे बनता है, तो कपास से बनेगा, तो इस प्रकार वहां कच्चे माल की भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ मिनरल यानी कि खनिजों का वर्णन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्खनन शहर का वर्णन दे रखा है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा शहर सही नहीं है। तो आइए कूट देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है यह रॉन्ग है। इसके अलावा लौह अयस्क का आपको बेल्लारी में देखने को मिल जाएगा। बेल्लारी कहाँ है, तो कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा बॉक्साइट की बात करें तो यह आपको कटनी में देखने को मिल जाएगा। कटनी कहाँ है, तो एमपी में अवस्थित है। आइए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए तांबा का जो उत्खनन है वह राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों में होता है। यानी कि जो राजस्थान में तांबा का उत्पादन जो उत्खनन होता है वह कहाँ पर होता है, तो खेतड़ी और झुंझुनू जैसे स्थलों पर। मैग्नीज का जो उत्खनन है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी जो कि कर्नाटक में अवस्थित है वहां से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। कटनी जो एमपी में है, कोरापुट, बोलांगीर, और बोलांगीर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बोलांगीर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जहां से बक्साइट का उत्पादन होता है। यानी कि बक्साइट का जहां से उत्पादन होता है वह स्थल कौन कौन से हैं, तो एमपी का कटनी, उड़ीसा का कोरापुट और बोलांगीर भी उड़ीसा में ही आता है, तो वहां से भी बॉक्साइट का उत्खनन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वह कहाँ से होता है, तो यह भी उड़ीसा में ही होता है, ठीक है। टॉप में जो बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में, तो वह कौन सा है, वह उड़ीसा है। इसके अलावा दोस्तों जो भीलवाड़ा जो है वह तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 इज निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अग्लुहास जो धारा है वह हिंद महासागर से संबंधित है। महासागरीय जो धाराएं हैं, ठीक है, महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। यानी कि जिस प्रकार नदी प्रवाहित होती है उसी प्रकार महासागर में महासागरीय धाराएं भी प्रवाहित होती हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा में बहुत लंबी दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को ही महासागरीय धारा कहा जाता है। अब जो अगुलहास है, ठीक है, यह एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की गर्म जल धारा है, ठीक है। यानी कि जो अगुलहास जल धारा है वह एक प्रकार की गर्म जल धारा है, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है, तो वह हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। जबकि कनारी धारा की हम बात करें, जो कनारी धारा है हमारी, एक सेकंड, ये देखिए जो कनारी धारा है और फ्लोरिडा धारा है वह किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो यह अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। जबकि क्यूराइल धारा की हम बात करें तो क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है। क्यूराइल धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो यह आपको जापान के आसपास प्रवाहित होती दिख जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वर्णन दे रखा है, और वहीं सूची 2 में उन चक्रवातों से संबंधित देशों का वर्णन दे रखा है कि इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम हरिकेन की, ठीक है, जो हरिकेन है वह कहाँ कहा जाता है, तो यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं टाइफून की हम बात करें तो टाइफून आपको यह चाइना में मिलता है देखने को, ठीक है। यानी कि चक्रवात को टाइफून कहाँ कहा जाता है, तो यह चाइना में कहा जाता है। विली विलीज कहाँ कहा जाता है चक्रवातों को, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। इसके अलावा बेंगो की हम बात करें तो बेंगो आपको फिलीपींस में कहने को मिल जाएगा। यानी कि चक्रवातों को फिलीपींस में बेंगो के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए बेंगो जो चक्रवात का नाम है वो फिलीपींस में कहा जाता है। हरिकेन कहा जाता है चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चक्रवातों को कहते हैं चीन में। विली विलीज चक्रवातों को कहते हैं कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 37 है वह कह रहा है कि मलेशिया में जो किंटा घाटी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह टिन प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि टिन उत्पादन के लिए किंटा घाटी मलेशिया की प्रसिद्ध है।
ठीक है। मलेशिया जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में हमने अपने प्लेसेस इन न्यूज में मलेशिया को बड़े डिटेल के साथ कवर किया है, ठीक है। यदि आपने वो प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखी, वह भी आपके एग्जाम में बेहद मददगार साबित होंगी। तो चलिए आगे इसमें आगे बढ़ते हैं कि मलेशिया जो है वह एशिया ही महाद्वीप का में स्थित है। यह देश में रबर उत्पादन व टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि मलेशिया में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है, तो रबर उत्पादन होता है यहाँ पर, और टीन उत्पादन होता है। यहाँ विश्व का 25% टीन का उत्पादन होता है, समझ रहे हैं। 25% टीन का उत्पादन केवल मलेशिया में ही हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अधिकांशतः टीन का उत्पादन किंटा घाटी में इपोत और ताइपिंग क्षेत्रों से होता है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है कि अधिकांश जो टीन का उत्पादन है मलेशिया में वह कहाँ होता है, तो किंटा घाटी में होता है। और किंटा घाटी में कहाँ, तो इपोत और ताइपिंग क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ कंट्री का वर्णन दे रखा है, यानी कि देशों का नाम है, और दूसरी तरफ उन कंट्री से संबंधित लौह खनिज उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ठीक है। जर्मनी में आपको नॉर्मंडी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्मंडी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो नॉर्मंडी लौह अयस्क क्षेत्र है वह आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो फ्रांस में देखने को मिलता है, ना कि जर्मनी में। अब कारागंडा जो लौह अयस्क क्षेत्र है वह कजाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा क्रीवोई राग जो है वह यूक्रेन में स्थित है। और पाइरेनीज जो लौह अयस्क क्षेत्र है वह आपको भी फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार जो नॉर्मंडी हो गया और पाइरेनीज हो गया यह आपको फ्रांस में देखने को मिलता है। इस प्रकार आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए जो यहाँ एक तरफ लौह खनिज अयस्क उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। कारागंडा की हम बात करें तो कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। क्रिवोई राग की बात करें तो यूक्रेन में देखने को मिलता है। नॉर्मंडी लौह खनिज उत्पादक जो क्षेत्र है वो फ्रांस में है, और पाइरेनीज भी फ्रांस में ही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 39। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह आंसर आपको पता ही होगा कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा खट्टे रसीले फसलों का उत्पादन होती है, क्योंकि वहां की जलवायु इसके बहुत ही अनुकूल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। भूमध्य सागरीय या रूम सागर के आसपास विकसित जो जलवायु है वह क्या कहलाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है, ठीक है। इसका जो विस्तार है वह भूमध्य रेखा के यानी कि इक्वेटर के दोनों ओर लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है। यह फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह पाई जाती है। और महाद्वीपों में भी कहां पर पाई जाती है, तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है, लाइक मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, तो इसके पश्चिमी तट में पाई जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ कि पश्चिमी तट क्या होगा, पूर्वी तट। ये पूर्वी तट आपको देखने को मिल जाएगा और पश्चिमी तट देखने को मिल जाएगा। तो जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वह जीरोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट प्रकार के पौधे अधिक पाए जाते हैं। यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु में किस प्रकार के पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं, तो जीरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जबकि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं वह रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह फैक्ट भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व के बागानों की भूमि किसे कहा जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को ही विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टामासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो यह मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्टमासबुर्ग क्षेत्र है और उसका जो समीपवर्ती क्षेत्र है वह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मैपिंग से संबंधित है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको मैपिंग के वीडियो देखने को कहा था, क्योंकि एग्जाम में मैपिंग के क्वेश्चन भी बृहद मात्रा में पूछे जाते हैं। फिर वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या अन्य अदर स्टेट के मतलब पीसीएस के एग्जाम हो, वहां पर भी मैपिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे मैपिंग की सीरीज चल रही है, ठीक है। जो भी मैपिंग, जो भी प्लेस न्यूज में होता है उसकी मैपिंग हम आपको अपने चैनल पर करवा के देते हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखते रहिए। बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं वो क्या कह रहा है। कि जो हमारा क्वेश्चन 41 है वह कहता है कि डार्लिंग श्रृंखला, ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है। तो यह ऑब्वियस सी बात है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर आपको डार्लिंग श्रृंखला देखने को मिल जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि दोस्तों यह बात याद रखने योग्य है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है सिर्फ एक महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध से तात्पर्य यह है कि जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे का जो पार्ट है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और भूमध्य रेखा के जो उत्तर मतलब ऊपर का जो पार्ट है वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो जो भी महाद्वीप है, तो दोस्तों टोटली जो महाद्वीप है हमारे विश्व में वह 7 हैं। ठीक है, जिसमें से आपको कुछ उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल जाएंगे और कुछ दोनों गोलार्धों में देखने को मिलेंगे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो पूरी तरह पाया जाता है वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। मकर रेखा जो है, यानी कि जो मकर रेखा है हमारी, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर साउथ में, ठीक है, साउथ में है। ठीक है, मकर रेखा कहां पर है, तो शायद 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, साउथ अक्षांश जो है 23.5 डिग्री का, वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर ही गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक कौन सी रेंज है यहाँ पे, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है। कहां पर, तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका जो पूर्वी तट है वहीं पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है। जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला यानी कि डार्लिंग रेंज अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में दोस्तों कुछ एथनिक ग्रुपों का वर्णन है और सूची 2 में उन एथनिक ग्रुपों से संबंधित देशों का वर्णन दे रखा है। तो यहूदी की हम बात करें तो यहूदी आपको इजराइल में देखने को मिलेंगे। टेढ़ा की हम बात करें तो टेढ़ा आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो टेढ़ा आपको लीबिया में देखने को मिल जाएंगे। वहीं बेजा की बात करें तो बेजा आपको इजिप्ट में देखने को मिलेंगे। लूर की बात करें तो लूर आपको ईरान में देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखिए यहूदी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको यह इजराइल में देखने को मिल जाएंगे। टेढ़ा आपको लीबिया में देखने को मिल जाएंगे। बेजा इजिप्ट में देखने यानी कि मिस्र में देखने को मिलते हैं। लूर की बात करें तो यह आपको ईरान में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 43 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। जो केप वर्डे है, ठीक है, उसकी राजधानी बमाको नहीं है। इसके अलावा हम बात करें मोरक्को की, ठीक है, मोरक्को की राजधानी यहाँ पर क्या है, तो रबात है मोरक्को की राजधानी। ट्यूनीशिया की हम बात करें तो ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी यहाँ पे दे रखा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से दे रखा है, आइए उसे भी देख लेते हैं। जो मोरक्को की राजधानी रबात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। ठीक है, केप वर्डे की हम राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है प्राय, ना कि बमाको। अब बमाको किसकी राजधानी है, तो दोस्तों बमाको जो है वह माली देश की राजधानी है। माली देश आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी राजधानी है बमाको। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है कि कहां से जो भूमध्य रेखा है वह नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि जो हमारा भूमध्य रेखीय गिनी है और रवांडा जो देश है यहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इक्वेटर नहीं गुजरती है। इसके अलावा गैबोन सोमालिया से यह गुजरती है। ये देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ये भूमध्य रेखा जो है यानी कि इक्वेटर जो है वह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि जो भूमध्य रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो, ये सभी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, चीजों को समझने के लिए बनाई गई हैं। और जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। भूमध्य रेखा जो है वह निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, लाइक इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, साओ टोमे हो गया, ठीक है, और प्रिंसिपी हो गया। इसके अलावा गैबोन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती आदि देशों से होकर मतलब भूमध्य रेखा गुजरती है। इस प्रकार जो भूमध्य रेखा है वह गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 45 है वह संबंधित है किससे, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज राइट, 2.1 होनी चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की जो कुल प्रजनन दर है वह होनी चाहिए 2.1%। ठीक है, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 2.3% है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 46 है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1971 में कानपुर 10 लाखी नगर बना था और 81 है, ठीक है, उसमें
आपका लखनऊ जो है वह नगर है, 10 लाखी नगर बना था। ठीक है, लखनऊ नगर 10 लाखी नगर बना था। ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो कानपुर और लखनऊ नगर है वह क्रमशः 1971 और 1981 में 10 लाखी नगर बने थे। 10 लाखी कहने से तात्पर्य है कि वहां की जनसंख्या 10 लाख कंप्लीट हो गई थी या 10 लाख से अधिक थी। क्वेश्चन जो हमारा 47 है, ठीक है, वह भारत का संवैधानिक विकास यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भाग 9 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये देखिए जो भाग 9 है वह पंचायत से संबंधित है, वहीं भाग 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है। बात करें भाग 6 की तो वह राज्यों से संबंधित है, और भाग जो थर्ड है संविधान का वह मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल जो राइट है उससे संबंधित है। वहीं जो भाग 4A है यानी कि 4A जो भाग है वह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में इनका वर्णन दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट का वर्णन दिया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 48 है वह कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 1993 में यह तृतीय तल जोड़ा गया था, लेकिन इनसे संबंधित जो अमेंडमेंट हुए थे वह 1992 में हुए थे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पंचायत एवं नगर पंचायत को 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, यानी कि 1992 में जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, 1992 में हुए इस संशोधन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा तृतीय तल के नाम से भी संबोधित किया गया। ठीक है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। किसके माध्यम से, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 49 है वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि संघ लोक सेवा जो आयोग है उसका वर्णन 315 में नहीं दे रखा है। इसके अलावा हम बात करें अंतरराज्य परिषद की, ठीक है, अंतरराज्य परिषद का वर्णन दे रखा है 263 में। ठीक है, आर्टिकल 263 में इसका वर्णन है। वहीं आर्टिकल 280 में यानी कि 280 में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का वर्णन है, और आर्टिकल 323A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वर्णन दिया हुआ है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन। अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में दिया गया है। वित्त आयोग की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। वहीं प्रशासनिक न्यायाधिकरण की हम बात करें तो अनुच्छेद 323 का में। वहीं बात करें प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तो अनुच्छेद 323A में यानी कि का में इसका वर्णन दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन देखिए जो आर्टिकल 315 है यानी कि अनुच्छेद 315 है उसमें न सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है अपितु राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन दे रखा है। तो इसलिए हमारा वह ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, जो आर्टिकल 315 है हमारा इसमें संघ लोक सेवा आयोग का तो वर्णन है ही है, इसके अलावा इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है, यानी कि जो स्टेट PSC है ना उसका वर्णन भी इसमें दे रखा है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी है वह संविधान के भाग किसमें नहीं आता, 13 में नहीं आता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन किसमें, तो संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन दे रखा है, ना कि भाग 13 में। ओके, इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्य का वर्णन है संविधान के भाग 4A में। ठीक है, राज्यों का वर्णन है भाग 6 में। ठीक है, और वहीं संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में दे रखा है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4A में दे रखा है। ठीक है, वहीं भाग 6 में, ठीक है, यानी कि पार्ट 6 में राज्यों का वर्णन है। भाग हम बात करें भाग 13 की तो संविधान के भाग 13 में किसका वर्णन है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है उसका वर्णन संविधान के भाग 13 में किया गया है। अब भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन दे रखा है। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी है उस महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है, और भाग 5 में ही सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का
वर्णन दे रखा है, ठीक है। जो हमारी सेंट्रल, एक सेकेंड दोस्तों, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वह उसका वर्णन किसमें दे रखा है, तो संविधान के भाग 5 में दे रखा है, और भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट का वर्णन दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, जो कि अपने आप में सही है। ये कारण देख लेते हैं। कारण में कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां यथा आधुनिक शैली, संत शैली तथा परंपरागत शैली के तत्व समाहित हैं, जिसके कारण जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें निरंतरता के तत्व पाए गए हैं, ठीक है। किसके कारण पाए गए हैं, तो विभिन्न राजनीतिक कार्यशैलियों के कारण, जिनमें शामिल है आधुनिक शैली, संत शैली और परंपरागत शैली, ठीक है। वास्तव में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वह बहुत ही प्राचीन है। जैसे वैशाली जो है वह विश्व का पहला गणतंत्र है। वैशाली कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में अवस्थित है। तो वैशाली क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, यानी क्वासी फेडरल कहा जाता है, जो कि अपने आप में सही है। कारण में कहा गया है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो यह स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, परंतु जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय का जो संविधान है वह अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वह परंपरागत संघीय व्यवस्था का संविधान है, यानी कि वहां पर पूर्णतः संघीय व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वह अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। इसमें एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी सम्मिलित है, यानी कि इसमें आपको एकात्मक या जो गैर संघीय विशेषताएं होती है ना वह भी आपको इसमें शामिल मिल जाएंगी। जैसे कि केंद्र के पक्ष में शक्ति, यानी कि केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना, वह किसकी विशेषता है, वह एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, ना कि संघीय व्यवस्था की। इसीलिए केसी वियर जो है हमारे, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय, ठीक है। यानी कि जो केसी वियर है उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा, तो अर्धसंघीय कहा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इस प्रकार हमारे कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं, परंतु जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 53 है वह कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। और आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त को क्या हुआ था, उस दिन भारत आजाद हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 54 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। जो नए राज्यों का जो प्रवेश है वह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नहीं आता है। यह नए राज्यों का जो प्रवेश है वह किस आर्टिकल में आता है, तो यह आर्टिकल 2 में आता है। ओके, यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आर्टिकल 3 में है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यह मैं आपको बता दूं। इसमें नए राज्यों के गठन की बात कही गई है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन की बात भी कही गई है। इसके अलावा जो राज्य की सीमाएं हैं उनमें भी चेंजेस की बात कही गई है। ओके, भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 3 है इसके अकॉर्डिंग संसद जो है वह लॉ बनाकर या विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद जो है, माने कि पार्लियामेंट जो है हमारी, वह कानून बनाकर किसी भी राज्य का, मतलब कोई भी राज्य है उसका राज्य क्षेत्र अलग करके उसे 2 भागों में बांट सकती
ठीक है, या फिर अधिक राज्यों को या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है। इसके अलावा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का भी निर्माण वह कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद करेगी। यह किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकती है, ठीक है, या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। इसके अलावा यह किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सीमाओं में ही परिवर्तन करेगी तभी तो किसी राज्य का क्षेत्र या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ओके, इस प्रकार इसके अलावा दोस्तों यह किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश का भी यह नाम चेंज कर सकती है, या फिर अन्य राज्यों का भी जो संसद है वह नाम चेंज कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। जबकि आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन दे रखा है। जो आर्टिकल 2 है उसमें वर्णन दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश का। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 55 है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल जो 5 to 11 है, ठीक है, आर्टिकल 5 से जो 11 है वह नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई। संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, यानी कि इसके मामले में, यानी कि नागरिकता के मामले में स्थायी और विस्तृत उपबंध देखने को नहीं मिलते आपको, ठीक है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक बने थे। ओके, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, यानी कि एक नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता एक्ट है, जो कि कब पारित किया गया था? तो 1955 में यह पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 56 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो 48 है, अनुच्छेद जो 48 है, उसका संबंध न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का वर्णन किस आर्टिकल में दे रखा है? तो यह आर्टिकल 50 में आपको, यानी कि 50 में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आर्टिकल 39A में, इसमें वर्णन किया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की। आर्टिकल 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन की। वहीं आर्टिकल 44 में बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता की, जो आजकल न्यूज में भी बना रहता है। इस प्रकार जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आर्टिकल जो 48 में है वह कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 48 है वह कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। जो आर्टिकल 50 है हमारा, वह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण की बात करता है, जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन में बता दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 57 है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो दोस्तों यहाँ पर जो संसद की भूमिका नहीं होती जिस पदाधिकारी को हटाने में, वह कौन है? तो दोस्तों उस पदाधिकारी का नाम है चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है उसको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, जबकि उच्च न्यायालय के, यानी कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए आर्टिकल 217(1) में प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। उसके बाद किसी न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, यह आधार आपको याद रखना है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे किस आधार पर हटाया जाता है? तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है तब तक वो हटाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना है, तो दोस्तों यदि प्रस्ताव लाया जाता है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो वह प्रस्ताव या तो पहले लोकसभा में लेके आना होगा या फिर राज्यसभा में लेके आना होगा। यदि लोकसभा में लेकर आया जाता है तो वहां पर 100 सदस्यों से वह प्रस्ताव को पेश करना जरूरी होगा, यानी कि 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है तो वहां से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अब किस आधार पर लाया जाता है? तो यह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। इसके अलावा जब यह
प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है, तो वह संसद के दोनों सदनों से पास होता है। और किस बहुमत से पास होता है, तो वह कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष उससे रखा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समक्ष जब रखा जाएगा तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत का जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है उसको हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। यानी कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाता है ना, उसी प्रकार ही भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसको हटाया जा सकता है। और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का वर्णन किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 148 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का वर्णन दे रखा है, यानी कि कैग का वर्णन 148 आर्टिकल में है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम कि लोक सेवा आयोग है, जो हमारा लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 317 में किया गया। इसके अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, आपको यहाँ पे भी याद रखना कि जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है उसको किस आधार पर हटाया जाएगा, तो केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 58 है वह कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राक्कलन समिति जो है वह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसके टोटल मेंबर होते हैं 30, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। प्राक्कलन समिति का जो गठन है वह जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में किया गया था, ठीक है। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, ठीक है। जब यह समिति बनी थी 1950 में, तब इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी और इसके जो सभी सदस्य हैं वह लोकसभा से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और समिति के जो सदस्य हैं वह प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं लोक लेखा समिति की, आपको यहाँ लोक लेखा समिति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वह होते हैं लोकसभा से और 7 जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वह होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और लोक लेखा समिति का भी जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष ही होता है, ठीक है। एक बार इसे मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों, लोक उपक्रम समिति की हम बात करें तो लोक उपक्रम समिति में भी टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। 22 मेंबरों में से 15 मेंबर कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और लोक उपक्रम समिति का जो कार्यकाल है वह भी 1 वर्ष है, ओके। यह बात आपको याद रखना है। और सबसे पुरानी समिति की हम बात करें तो जो सबसे पुरानी समिति है वह यहाँ पर है लोक लेखा समिति। इसका गठन कब हुआ था, तो 1921 में किया गया था। और किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था, तो 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ना, उसके तहत ही जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका गठन किया गया था। इसके अलावा याचिका समिति की हम बात करें, ठीक है, तो याचिका समिति में टोटल 15 मेंबर होते हैं, यह भी आपको याद रखना। और इसका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, यानी कि इसका कोई भी कार्यकाल है वह फिक्स है ही नहीं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 59 है वह कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आहार्य होगा, यानी कि क्वालिफाइड होगा, जो कि सही है अपने आप में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि संसद अवधारित करे। दोस्तों यह स्टेटमेंट रोग है, ठीक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वह वही वेतन प्राप्त करता है या पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो कि राष्ट्रपति तय करता है, ठीक है, ना कि संसद। यह फैक्ट आपको अच्छे से रट जाना चाहिए, ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। ये देखिए दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यानी कि भारत सरकार का जो प्रमुख वकील होता है, यानी कि भारत सरकार की ओर से जो केस लड़ता है, तो वह होता है अटॉर्नी जनरल। और इसका वर्णन किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 76 में वर्णन दे रखा है संविधान के। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। यानी कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए, तभी आपको महान्यायवादी चुना जाएगा। महान्यायवादी जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है।
और राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित यह पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी कि जो वेतन भेजते होते हैं ना वह सभी राष्ट्रपति ही तय करता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 60 है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जो कि ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन है यानी कि सामान्य जो बिल होते हैं या विधेयक होते हैं उन पर ही लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संयुक्त बैठक हो सकती है। अब संयुक्त बैठक का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 यानी कि 108 में इसका वर्णन दे रखा है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 108 में। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक यानी कि जो सामान्य बिल है, जनरल बिल जो होता है, उसको राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किए जाने का प्रावधान किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहीं संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो इसको बुलाता है राष्ट्रपति। ओके, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे टोटल यूपीपीसीएस जो हमारा यूपीपीसीएस है 2022 के क्वेश्चन पेपर के लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है उनको हम आने वाली वीडियो में पूर्णतः कर लेंगे और डिटेल से उनका एनालिसिस भी कर लेंगे। 1-2 दिन में ही यह पेपर भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिटेल से एनालाइज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब यूपीपीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।